याद रहे कि इमरान खान को फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है और ये मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूँ रोजाना। इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, जेल में हाथों से इशारा करते हुए कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें फिर बात होगी। सुना देना चाहिए था, मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निजाम आगे आगे भाग रहा है, जिनके पास फैसला है, जज साहब भी निकल लिए, पूरा निजाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला, मैं आता हूं या नहीं आता फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीबोगरीब कैदी है जो पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़ेनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने जिन लोगों ने सवाल किए इमरान खान साहब से, उनसे इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में जो लोग उनको मिलने आए थे। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाके बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। यानी फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं रोजाना फांसी घाट की तरफ देखता हूं, और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मक्तल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना। जाओ जाकर बादशाह को बता दो। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को, उन्होंने मुर्शद लिखा, फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इमरान खान साहब ने बात की। अब हुकूमत ने नाजरीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत ने, राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूं कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है, शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहां पे PMLN का असल में, जहां पे PMLN है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी PTI हमसे हमारी बसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। ये PTI वालों को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी बसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में हम मुलाकात करवा सके। ये हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में, और PMLN में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टैब्लिशमेंट के कैरेक्टर्स हैं या कुछ साफी है, वो ये कहते रहेंगे देखिए PMLN इस जुर्म में हिस्सेदार थी, उन्होंने किया। ये नहीं हो सकता कि ये एस्टैब्लिशमेंट डाल दें। अब PDM की जो जमाते हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टैब्लिशमेंट में डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते हैं। ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का है, और एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है, और उन्होंने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टैब्लिशमेंट पे, एस्टैब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयान से आपको समझ आ जानी चाहिए, और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है, और एस्टैब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दावा किया, ये बड़ा दावा है। उनके दावे के मुताबिक उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बाकी लोग भी थे वहां पे। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को कायल किया है कि एक जरगा बुलवाया जाए, बड़ा जरगा, जिसमें बलूचिस्तान से भी हमारे दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी होंगे, और एक बड़ा जरगा बुलवा के उसके जरिए से अमन कायम करने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी का मसला जो है उसको हल किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को कायल किया। देखिए ये अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक जंग लड़ने के बाद भी आपको टेबल पर आना पड़ता है, और अगर मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो इससे अच्छा हल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अमन को रास्ता दे और कोशिश करे कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। वरना ये जो जैद हामिद साहब लाल टोपी वाले हैं या इस तरह के और कुछ किरदार हैं, वो तो डेरोन लाइन के उस तरफ काफी इलाके फतह भी कर चुके हैं अपने कागजों में। यानी वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बेशुमार इलाके पाकिस्तान की फौज फतह कर चुकी है। वो तो एक उन्होंने ख्याली जंग लगाई हुई है, और वो लगाई हुई है उन्होंने जंग। ये जब से मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूं इस बंदे ने जंग ही छेड़ी हुई है। कभी ये कश्मीर में जंग छेड़ देते हैं, कभी इंडिया के अंदर मुंबई में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये कुस्तुनतुनिया में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये जंग छेड़ देते हैं गरनाता में, कभी ये जंग छेड़ देते हैं जनाब यरूशलेम के अंदर। तो ये सरकार रहते ही जंग में, और अब इन्होंने जो है वो सारी तोपों का रुख मोड़ के अफगानिस्तान की तरफ कर दिया हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये इलाके एक के बाद एक इलाका अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फतह करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सेम अप्रोच है जो अली अमीन गंडापुर ने कहा। अच्छा, एक तस्वीर है ये नाज़रीन, उस तस्वीर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं
तो मैंने इस पर तहकीक की कि ये कोई क्रिटिसिज्म झूठा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो बात ठीक है। अब आप ये देखें कि इस मुलाकात में सेंटर में आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, उनके दाएं जाने पर अली अमीन गंडापुर, बाएं जाने पर गवर्नर, और गवर्नर के साथ जो है वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, और अली अमीन के दाएं जाने भी कोई जो है वो मिलिट्री के कोई ऑफिसर है। अब इसके मुकाबले में सोशल मीडिया पे लोगों ने एक तस्वीर लगाई है जिसमें इंडिया में ये एक सीएम है इंडिया के, इनका जनाब नाम है, मैंने फिर अखबार निकाला, इंडिया टुडे के अंदर ये खबर छपी हुई है। मणिपुर के जो वो चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में, उसमें जो सेंट्रल वाली चेयर है उसके ऊपर सीएम साहब बैठे हुए हैं और दोनों तरफ जो है वो फौजी बैठे हुए हैं। वो इस तरह मुलाकात कर रहे हैं, यानी मेन जो चेयर है, जो प्रोटोकॉल है, वो उन्हें मिल रहा है। मैंने एक और भी तस्वीर देखी, यहाँ पे ये इंडिया के वजीर दिफा है, उनकी मुलाकात हो रही है इंडिया के आर्मी चीफ के साथ। तो ये राजनाथ सिंह है जी, इंडिया का वजीर दिफा। अब आप देखें कि टेबल के सेंटर में राजनाथ सिंह बैठा है और उसके दाएं बाएं जो है वो आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ का जो सेकंड है वो भी, और लेफ्टिनेंट जनरल्स और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी 3 बड़े ऑफिसर फौज के उनके बाएं बैठे हुए हैं, 3 बड़े फौजी ऑफिसर उनके दाएं बैठे हुए हैं। तो ये एक वजीर दिफा की कैसे जरूरत हो गई कि इतने बड़े मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है, उसके हथियार भी बहुत तगड़े हैं, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, वो एटमी कुव्वत का मालिक है, इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी और तगड़ी फौज का आर्मी चीफ, वो वजीर दिफा को मेन चेयर पे बैठा के कुछ साइड पे कैसे बैठ सकता है? तो ये इंडिया के अंदर ये कल्चर है। और हम इंडिया के साथ अपने आप को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ का लोग यहां पे लिख रहे हैं जगह जगह पे कि इनका 22वां ग्रेड है। तो 22वें ग्रेड का ऑफिसर कैसे चेयर कर सकता है या सेंटर में बैठ सकता है अवामी मुंतखब नुमाइंदगी की मौजूदगी में? तो यहां पे प्रोटोकॉल के तौर पर कहा जा रहा है कि वजीर आला को सेंटर में बैठना चाहिए था और आर्मी चीफ को साइड पे बैठना चाहिए था। और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आ जाएगी और फिर पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ये वो प्रोटोकॉल है जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे ये समझा जाता है कि आर्मी चीफ जो है वो सबसे बड़े। यहाँ पे इस मुल्क में तो लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, ऐसी बातें लोगों ने की हुई है। और कोई लोग कहते हैं बाप होता है, वो कहता है कुछ होता है, कुछ होता है, लोग अपनी अपनी राय उनकी। आर्मी चीफ ही होता है और ये एक सरकारी नौकरी है, और जब ये ओहदा खत्म हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आ जाता है, तो बार बार बाप बदला तो नहीं जा सकता ना। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रोटोकॉल है कुछ, इंडिया में ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल अलग तरीके के हैं। तो इसी डिफरेंस को लेकर लोग एतराज कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्रांसमिशन चली है जिसमें शेख वकास अकरम साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। इसमें बहुत सारे जख्मियों ने और एनी शाहिदीन ने जो 26 नवंबर में जिनके साथ सानिया हुआ, उन्होंने अपने बयान दिए। इस ट्रांसमिशन में लोगों ने ऐसी खौफनाक तस्वीर कुशी की है और वो ये बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई, कैसे उनको जख्मी किया, कैसे उनके सामने लोग शहीद हुए। इमरान खान नामी एक एनी शाहिद था, उसने बताया उसके यहाँ से गोली लगी, मुंह के एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गई और वो अभी हीलिंग प्रोसेस में, उसका इलाज चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैरालाइज हो गए हैं, वो चल फिर नहीं सकते। कुछ को जो है वो उनके आज़ा को नुकसान पहुंचा है, वो जिंदगी भर उनको ये नुकसान उनका रहेगा। तो ये लोग बता रहे थे, उसने कहा कि 1 मिनट के अंदर 5 वर्कर्स को मेरे सामने गोली लगी है और वो गिर गए। मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद है, इमरान खान नामी ये जख्मी शख्स बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे हौलनाक किस्म के हकायक बताए हैं कि इंसान जब उसको सुने तो रूह कांप जाती है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज क्या इस तरीके से लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है। तो इसमें उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दिया कि स्नाइपर के साथ, यानी स्नाइपर राइफल से टारगेट करके हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाखून निकाले गए हैं, और अब तक जो लापता अफराद हैं जिनकी 50 के करीब या इससे कम तादाद बताई जाती है, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहां हैं। हुकूमत ने उनको ढूंढने के लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे हुकूमत के सामने एक शर्त रखनी चाहिए थी कि हमारे ये लापता अफराद फौरी तौर पर बाजियाब किए जाए और हमारे हवाले किए जाए, बल्कि लिस्ट हुकूमत को देनी चाहिए थी। अब नाज़रीन, मामला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जल्द अज जल्द ये मामला हल करना चाहती है, क्योंकि देखिए जो बाइडन के जाने के बाद मामला खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को टोन डाउन किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आलमी सतह के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या जो सेमिनार्स हो रहे हैं, या जो कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, पार्लियामेंट्री मीटिंग होने जा रही है 15 तारीख को, ये जितनी भी चीजें आज के दिन में होने जा रही है, ये जितनी भी चीजें चल रही है, इन सबको नीचे लाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोका जाए, उनके मामलों को नरम किया जाए। क्योंकि जिस तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी चल पड़े हैं, इस रास्ते पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शख्सियात के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी और उनके लिए सख्त नताइज होंगे इन चीजों का। फैसल बाडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा। ये दावा उनका दुरुस्त भी हो सकता है कि निजाम 20 जनवरी तक कुछ भी ना हो, 17 को हो सकता है इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, मामला फिर आगे बढ़ता रहे, हाई कोर्ट के अंदर चला जाए। लेकिन अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान के लोगों की फतह होनी है। ये लड़ाई देखें, एक चीज एस्टैब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए और जितनी जल्दी वो समझेंगे उनके लिए बेहतर है कि जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा लोगों में शऊर आएगा। जितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी ना, लोग उतना अंदर तक इस सिस्टम को समझने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को समझ आ जाएगी कि एक्चुअली देखें, फर्ज करें ये लड़ाई 2022 में खत्म हो जाती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, तो लोग कभी भी इतना कुछ ना जानते एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जितना आप जानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के नतीजे मेरे पास अभी मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने सवाल, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपसे सवाल किया था तो आप लोगों ने भी उसके जवाब दिए, लेकिन यहां मैंने जो सवाल किया उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दिए हैं, हजारों लोगों ने। तो इसमें जो जवाब है लोगों के, आप हैरान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बहरानों के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक सियासतदानों को, नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट को। 95% पाकिस्तानी कह रहे हैं, हजारों लोगों में से, कि वो एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान जिन बहरानों में गिरा हुआ है आज, या जो पाकिस्तान के हालात हैं इनके लिए एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है। सियासतदानों का, यानी नवाज शरीफ कितने गैर मकबूल है, जरदारी कितने गैर मकबूल है, मरियम नवाज कितनी गैर मकबूल है,
हालांकि ये लोग बदतरीन अपनी मकबूलियत के निचले लेवल पे चले गए हैं, इसके बावजूद 95। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इमरान रियाज खान का जो आज का जो व्लॉग था वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यकीनन आपको हमारे ये वीडियो, हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। याद रहे कि इमरान खान को फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है और ये मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना। इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में, हाथों से इशारा करते हुए कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें फिर बात होगी। सुना देना चाहिए था, मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निजाम आगे आगे भाग रहा है जिनके पास फैसला है। जज साहब भी निकल लिए, पूरा निजाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला। मैं आता हूं या नहीं आता फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीबो गरीब कैदी है जो पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़ेनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने जिन लोगों ने सवाल किए इमरान खान साहब से, उनसे इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में जो लोग उनको मिलने आए थे। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाके बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। यानी फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं रोजाना फांसी घाट की तरफ देखता हूं, और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मक्तल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना। जाओ जाकर बादशाह को बता दो। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को, उन्होंने मुर्शद लिखा, फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इमरान खान साहब ने ये बात की। अब हुकूमत ने नाजरीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत ने, राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूं कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है। शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहां पे पीएमएलएन का, असल में जहां पे पीएमएलएन है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी पीटीआई हमसे हमारी बसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। ये पीटीआई वालों को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी बसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात करवा सके। यानी हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में और पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टैब्लिशमेंट के कैरेक्टर हैं या कुछ साफी है वो ये कहते रहेंगे देखिए पीएमएलएन इस जुर्म में हिस्सेदार थी, ये उन्होंने किया है, ये नहीं हो सकता कि ये एस्टैब्लिशमेंट डाल दें। अब पीडीएम की जो जमाते हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टैब्लिशमेंट में डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते हैं, ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का है और एस्टैब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है और उन्होंने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टैब्लिशमेंट पे, एस्टैब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयान से आपको समझ आ जानी चाहिए और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है और एस्टैब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दावा किया, ये बड़ा दावा है। उनके दावे के मुताबिक उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बाकी लोग भी थे वहां पे। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को कायल किया है कि एक जरगा बुलवाया जाए, बड़ा जरगा जिसमें बलूचिस्तान से भी हमारे दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी होंगे, और एक बड़ा जरगा बुलवा के उसके जरिए से अमन कायम करने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी का मसला जो है उसको हल किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को कायल किया। देखिए ये अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक जंग लड़ने के बाद भी आपको टेबल पे आना पड़ता है और अगर मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो इससे अच्छा हल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अमन को रास्ता दे और कोशिश करे कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए। वरना ये जो जैद हामिद साहब लाल टोपी वाले हैं या इस तरह के और कुछ किरदार हैं वो तो डेरन लाइन के उस तरफ काफी इलाके फतह भी कर चुके हैं अपने कागजों में। यानी वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बेशुमार इलाके पाकिस्तान की फौज फतह कर चुकी है। वो तो एक उन्होंने ख्याली जंग लगाई हुई है और वो लगाई हुई है उन्होंने जंग। ये जब से मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूं इस बंदे ने जंग ही छिड़ी हुई है।
कभी ये कश्मीर में जंग छेड़ देते हैं, कभी इंडिया के अंदर मुंबई में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये कुस्तुनतुनिया में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये जंग छेड़ देते हैं गरनाता में, कभी ये जंग छेड़ देते हैं जनाब यरूशलेम के अंदर। तो ये सरकार रहते ही जंग में, और अब इन्होंने जो है वो सारी तोपों का रुख मोड़ के अफगानिस्तान की तरफ कर दिया हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये इलाके एक के बाद एक इलाका अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फतह करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सेम अप्रोच है जो अली अमीन गंडापुर ने कहा। अच्छा, एक तस्वीर है ये नाज़रीन, उस तस्वीर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैंने इस पर तहकीक की कि ये कोई क्रिटिसिज्म झूठा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो बात ठीक है। अब आप ये देखें कि इस मुलाकात में सेंटर में आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, उनके दाएं जाने पर अली अमीन गंडापुर, बाएं जाने पर गवर्नर, और गवर्नर के साथ जो है वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, और अली अमीन के दाएं जाने भी कोई जो है वो मिलिट्री के कोई ऑफिसर है। अब इसके मुकाबले में सोशल मीडिया पे लोगों ने एक तस्वीर लगाई है जिसमें इंडिया में ये एक सीएम है इंडिया के, इनका जनाब नाम है, मैंने फिर अखबार निकाला, इंडिया टुडे के अंदर ये खबर छपी हुई है। मणिपुर के जो वो चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में, उसमें जो सेंट्रल वाली चेयर है उसके ऊपर सीएम साहब बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ जो है वो फौजी बैठे हुए हैं। वो इस तरह मुलाकात कर रहे हैं, यानी मेन जो चेयर है, जो प्रोटोकॉल है, वो उन्हें मिल रहा है। मैंने एक और भी तस्वीर देखी, यहाँ पे ये इंडिया के वजीर दिफा है, उनकी मुलाकात हो रही है इंडिया के आर्मी चीफ के साथ। तो ये राजनाथ सिंह है जी, इंडिया का वजीर दिफा। अब आप देखें कि टेबल के सेंटर में राजनाथ सिंह बैठा है, और उसके दाएं बाएं जो है वो आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ का जो सेकंड है वो भी, और लेफ्टिनेंट जनरल्स, और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी 3 बड़े ऑफिसर फौज के उनके बाएं बैठे हुए हैं, 3 बड़े फौजी ऑफिसर उनके दाएं बैठे हुए हैं। तो ये एक वजीर दिफा की कैसे जरूरत हो गई कि इतने बड़े मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है, उसके हथियार भी बहुत तगड़े हैं, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, वो एटमी कुव्वत का मालिक है, इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी और तगड़ी फौज का आर्मी चीफ, वो वजीर दिफा को मेन चेयर पे बैठा के खुद साइड पे कैसे बैठ सकता है? तो ये इंडिया के अंदर ये कल्चर है। और हम इंडिया के साथ अपने आप को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ का लोग यहाँ पे लिख रहे हैं जगह जगह पे कि इनका 22वां ग्रेड है, तो 22वें ग्रेड का ऑफिसर कैसे चेयर कर सकता है या सेंटर में बैठ सकता है अवामी मुंतखब नुमाइंदगी की मौजूदगी में? तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के तौर पर कहा जा रहा है कि वजीर आला को सेंटर में बैठना चाहिए था और आर्मी चीफ को साइड पे बैठना चाहिए था, और अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ये वो प्रोटोकॉल है जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे ये समझा जाता है कि आर्मी चीफ जो है वो सबसे बड़े, यहाँ पे इस मुल्क में तो लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, ऐसी बातें लोगों ने की हुई है। और कोई लोग कहते हैं बाप होता है, वो कहता है कुछ होता है, कुछ होता है, लोग अपनी अपनी राय है उनकी। आर्मी चीफ ही होता है, और ये एक सरकारी नौकरी है, और जब ये ओहदा खत्म हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आ जाता है, तो बार बार बाप बदला तो नहीं जा सकता ना। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये प्रोटोकॉल है कुछ। इंडिया में ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल अलग तरीके के हैं, तो इसी डिफरेंस को लेकर लोग एतराज कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्रांसमिशन चली है जिसमें शेख वकास अकरम साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। इसमें बहुत सारे जख्मियों ने और एनी शाहिदीन ने जो 26 नवंबर में जिनके साथ सानिया हुआ, उन्होंने अपने बयान दिए। इस ट्रांसमिशन में लोगों ने ऐसी खौफनाक तस्वीर कुशी की है, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई, कैसे उनको जख्मी किया, कैसे उनके सामने लोग शहीद हुए। इमरान खान नामी एक एनी शाहिद था, उसने बताया उसके यहाँ से गोली लगी, मुंह की एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गई, और वो अभी हीलिंग प्रोसेस में, उसका इलाज चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैरालाइज हो गए हैं, वो चल फिर नहीं सकते, कुछ को जो है वो उनके आज़ा को नुकसान पहुंचा है, वो जिंदगी भर उनको ये नुकसान उनका रहेगा। तो ये लोग बता रहे थे, उसने कहा कि 1 मिनट के अंदर 5 वर्कर्स को मेरे सामने गोली लगी है और वो गिर गए। मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद है, इमरान खान नामी ये जख्मी शख्स बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे हौलनाक किस्म के हकायक बताए हैं कि इंसान जब उसको सुने तो रूह कांप जाती है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज क्या इस तरीके से लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है। तो इसमें उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दिया कि स्नाइपर के साथ, यानी स्नाइपर राइफल से टारगेट करके हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाखून निकाले गए हैं, और अब तक जो लापता अफराद हैं जिनकी 50 के करीब या इससे कम तादाद बताई जाती है, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहां हैं। हुकूमत ने उनको ढूंढने के लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे हुकूमत के सामने एक शर्त रखनी चाहिए थी कि हमारे ये लापता अफराद फौरी तौर पर बाजियाब किए जाए और हमारे हवाले किए जाए, बल्कि लिस्ट हुकूमत को देनी चाहिए थी। अब नाज़रीन, मामला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जल्द अज जल्द ये मामला हल करना चाहती है, क्योंकि देखिए जो बाइडन के जाने के बाद मामला खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को टोन डाउन किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आलमी सतह के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या जो सेमिनार्स हो रहे हैं, या जो कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, पार्लियामेंट्री मीटिंग होने जा रही है 15 तारीख को, ये जितनी भी चीजें आज के दिन में होने जा रही है, ये जितनी भी चीजें चल रही है, इन सबको नीचे लाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोका जाए, उनके मामलों को नरम किया जाए। क्योंकि जिस तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी चल पड़े हैं, इस रास्ते पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शख्सियात के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी और उनके लिए सख्त नताइज होंगे इन चीजों का। फैसल बाडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा। ये दावा उनका दुरुस्त भी हो सकता है कि निजाम 20 जनवरी तक कुछ भी ना हो, 17 को हो सकता है इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, मामला फिर आगे बढ़ता रहे, हाई कोर्ट के अंदर चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान के लोगों की फतह होनी है। ये लड़ाई देखें, एक चीज एस्टैब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए, और जितनी जल्दी वो समझेंगे उनके लिए बेहतर है कि जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा लोगों में शऊर आएगा। जितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी ना, लोग उतना अंदर तक इस सिस्टम को समझने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को समझ आ जाएगी कि एक्चुअली देखिए, फर्ज करें ये लड़ाई 2022 में खत्म हो जाती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, तो लोग कभी भी इतना कुछ ना जानते एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जितना आप जानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के नतीजे मेरे पास अभी मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने सवाल, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपसे सवाल किया था तो आप लोगों ने भी उसके जवाब दिए, लेकिन यहां मैंने जो सवाल किया उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दिए हैं, हजारों लोगों ने। तो इसमें जो जवाब है लोगों के आप हैरान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बहरानों के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? तो मैंने 2 ऑप्शन दिए थे, एक सियासतदानों को, नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट को।
95% पाकिस्तानी कह रहे हैं, हजारों लोगों में से, कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान जिन बहरानों में गिरा हुआ है आज, या जो पाकिस्तान के हालात हैं इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। सियासतदानों का, यानी नवाज शरीफ कितने गैर मकबूल है, जरदारी कितने गैर मकबूल है, मरियम नवाज कितनी गैर मकबूल है, हालांकि ये लोग बदतरीन अपनी मकबूलियत के निचले लेवल पे चले गए हैं, इसके बावजूद 95। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इमरान रियाज खान का जो आज का जो व्लॉग था वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यकीनन आपको हमारे ये वीडियो, हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा, अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। याद रहे कि इमरान खान को फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है, और ये मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना। इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, जेल में हाथों से इशारा करते हुए कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें फिर बात होगी। सुना देना चाहिए था, मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते, जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निजाम आगे आगे भाग रहा है जिनके पास फैसला है, जज साहब भी निकल लिए, पूरा निजाम आगे आगे भाग रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला, मैं आता हूं या नहीं आता फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीबोगरीब कैदी है जो पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। मैं वादे कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर ले। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवाने हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है, और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान में सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त ज़ेनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहीमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, उसमें इमरान खान साहब ने, जिन लोगों ने सवाल किए इमरान खान साहब से, उनसे इमरान खान साहब ने मुखातिब होकर अपने हाथ जो है वो सामने की तरफ करके कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, इससे आगे कुछ नहीं, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ जाकर अपने बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा जेल में जो लोग उनको मिलने आए थे। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोजाना वहां देखता हूं, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है, जाओ जाके बादशाह को बता दो। ये इमरान खान साहब ने कहा, और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है। यानी फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया, और उन्होंने कहा कि मैं रोजाना फांसी घाट की तरफ देखता हूं, और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहां भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मकतल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूं रोजाना, जाओ जाकर बादशाह को बता दो। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को, उन्होंने मुर्शद लिखा, फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इमरान खान साहब ने ये बात की। अब हुकूमत ने नाज़रीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हुकूमत ने, राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूं कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहां पे पीएमएलएन का, असल में जहां पे पीएमएलएन है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी पीटीआई हमसे हमारी बसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। ये पीटीआई वालों को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी बसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में हम मुलाकात करवा सके। यानी हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में, और पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर हैं या कुछ साफी है, वो ये कहते रहेंगे देखिए पीएमएलएन इस जुर्म में हिस्सेदार थी, ये उन्होंने किया है, ये नहीं हो सकता कि ये एस्टेब्लिशमेंट डाल दें। अब पीडीएम की जो जमातें हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टेब्लिशमेंट में डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते हैं, ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, और एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है, और उन्होंने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ ना उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टेब्लिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयान से आपको समझ आ जानी चाहिए, और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है, ये राणा सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी, ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दावा किया, ये बड़ा दावा है। उनके दावे के मुताबिक उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बाकी लोग भी थे वहां पे। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को कायल किया है कि एक जरगा बुलवाया जाए, बड़ा जरगा जिसमें बलूचिस्तान से भी हमारे दिन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी होंगे, और एक बड़ा जरगा बुलवा के उसके जरिए से अमन कायम करने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी का मसला जो है उसको हल किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को कायल किया। देखिए ये अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक जंग लड़ने के बाद भी आपको टेबल पर आना पड़ता है, और अगर मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो इससे अच्छा हल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी रेट ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अमन को रास्ता दे और कोशिश करे कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए।
वरना ये जो जैद हामिद साहब लाल टोपी वाले हैं या इस तरह के और कुछ किरदार हैं, वो तो डेवन लाइन के उस तरफ काफी इलाके फतह भी कर चुके हैं अपने कागजों में। यानी वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के बेशुमार इलाके पाकिस्तान की फौज फतह कर चुकी है। वो तो एक उन्होंने ख्याली जंग लगाई हुई है, और वो लगाई हुई है उन्होंने जंग। ये जब से मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूं इस बंदे ने जंग ही छेड़ी हुई है। कभी ये कश्मीर में जंग छेड़ देते हैं, कभी इंडिया के अंदर मुंबई में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये कुस्तुनतुनिया में जंग छेड़ देते हैं, कभी ये जंग छेड़ देते हैं गरनाता में, कभी ये जंग छेड़ देते हैं जनाब यरूशलेम के अंदर। तो ये सरकार रहते ही जंग में, और अब इन्होंने जो है वो सारी तोपों का रुख मोड़ के अफगानिस्तान की तरफ कर दिया हुआ है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये इलाके एक के बाद एक इलाका अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फतह करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सेम अप्रोच है जो अली अमीन गंडापुर ने कहा। अच्छा, एक तस्वीर है ये नाज़रीन, उस तस्वीर के ऊपर बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैंने इस पर तहकीक की कि ये कोई क्रिटिसिज्म झूठा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो बात ठीक है। अब आप ये देखें कि इस मुलाकात में सेंटर में आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, उनके दाएं जाने पर अली अमीन गंडापुर, बाएं जाने पर गवर्नर, और गवर्नर के साथ जो है वो वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, और अली अमीन के दाएं जाने भी कोई जो है वो मिलिट्री के कोई ऑफिसर है। अब इसके मुकाबले में सोशल मीडिया पे लोगों ने एक तस्वीर लगाई है जिसमें इंडिया में ये एक सीएम है इंडिया के, इनका जनाब नाम है, मैंने फिर अखबार निकाला, इंडिया टुडे के अंदर ये खबर छपी हुई है। मणिपुर के जो वो चीफ मिनिस्टर हैं एन बायरन सिंह, इनकी जो तस्वीर लगी हुई है आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में, उसमें जो सेंट्रल वाली चेयर है उसके ऊपर सीएम साहब बैठे हुए हैं, और दोनों तरफ जो है वो फौजी बैठे हुए हैं। वो इस तरह मुलाकात कर रहे हैं, यानी मेन जो चेयर है, जो प्रोटोकॉल है, वो उन्हें मिल रहा है। मैंने एक और भी तस्वीर देखी, यहाँ पे ये इंडिया के वजीर दिफा है, उनकी मुलाकात हो रही है इंडिया के आर्मी चीफ के साथ। तो ये राजनाथ सिंह है जी, इंडिया का वजीर दिफा। अब आप देखें कि टेबल के सेंटर में राजनाथ सिंह बैठा है, और उसके दाएं बाएं जो है वो आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ का जो सेकंड है वो भी, और लेफ्टिनेंट जनरल्स, और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी 3 बड़े ऑफिसर फौज के उनके बाएं बैठे हुए हैं, 3 बड़े फौजी ऑफिसर उनके दाएं बैठे हुए हैं। तो ये एक वजीर दिफा की कैसे जरूरत हो गई कि इतने बड़े मुल्क का आर्मी चीफ, उसकी फौज भी बहुत बड़ी है, उसके हथियार भी बहुत तगड़े हैं, उसका बजट भी बहुत बड़ा है, वो एटमी कुव्वत का मालिक है, इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी और तगड़ी फौज का आर्मी चीफ, वो वजीर दिफा को मेन चेयर पे बिठा के खुद साइड पे कैसे बैठ सकता है? तो ये इंडिया के अंदर ये कल्चर है। और हम इंडिया के साथ अपने आप को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ का लोग यहां पे लिख रहे हैं जगह जगह पे कि इनका 22वां ग्रेड है, तो 22वें ग्रेड का ऑफिसर कैसे चेयर कर सकता है या सेंटर में बैठ सकता है अवामी मुंतखब नुमाइंदे की मौजूदगी में? तो यहां पे प्रोटोकॉल के तौर पर कहा जा रहा है कि वजीर आला को सेंटर में बैठना चाहिए था और आर्मी चीफ को साइड पे बैठना चाहिए था। और अगर यह सिलसिला शुरू हो गया तो इसका मतलब है पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ये वो प्रोटोकॉल है जिनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में यहां पे ये समझा जाता है कि आर्मी चीफ जो है वो सबसे बड़े। यहां पे इस मुल्क में तो लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, ऐसी बातें लोगों ने की हुई है। और कोई लोग कहते हैं बाप होता है, कोई कहता है कुछ होता है, कुछ होता है, लोग अपनी अपनी राय है उनकी। आर्मी चीफ ही होता है, और ये एक सरकारी नौकरी है, और जब ये ओहदा खत्म हो जाता है तो दूसरा आर्मी चीफ आ जाता है, तो बार बार बाप बदला तो नहीं जा सकता ना। तो ये लोगों की अपनी अपनी राय है, उसके ऊपर आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये प्रोटोकॉल है कुछ, इंडिया में ये प्रोटोकॉल मुख्तलिफ है, पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल अलग तरीके के हैं, तो इसी डिफरेंस को लेकर लोग एतराज कर रहे थे। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ट्रांसमिशन चली है जिसमें शेख वकास अकरम साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। इसमें बहुत सारे जख्मियों ने और एनी शाहिदीन ने, जो 26 नवंबर में जिनके साथ सानिया हुआ, उन्होंने अपने बयान दिए। इस ट्रांसमिशन में लोगों ने ऐसी खौफनाक तस्वीरकुशी की है, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई, कैसे उनको जख्मी किया, कैसे उनके सामने लोग शहीद हुए। इमरान खान नामी एक एनी शाहिद था, उसने बताया उसके यहाँ से गोली लगी, मुंह के एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल गई, और वो अभी हीलिंग प्रोसेस में, उसका इलाज चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैरालाइज हो गए हैं, वो चल फिर नहीं सकते, कुछ को जो है वो उनके आज़ा को नुकसान पहुंचा है, वो जिंदगी भर उनको ये नुकसान उनका रहेगा। तो ये लोग बता रहे थे, उसने कहा कि 1 मिनट के अंदर 5 वर्कर्स को मेरे सामने गोली लगी है और वो गिर गए। मेरे पास उसकी वीडियो भी मौजूद है, इमरान खान नामी ये जख्मी शख्स बता रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे हौलनाक किस्म के हकायक बताए हैं कि इंसान जब उसको सुने तो रूह कांप जाती है कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज क्या इस तरीके से लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर सकती है। तो इसमें उमर यूब साहब ने स्टेटमेंट एक मरतबा फिर दिया कि स्नाइपर के साथ, यानी स्नाइपर राइफल से टारगेट करके हमारे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके नाखून निकाले गए हैं, और अब तक जो लापता अफराद हैं जिनकी 50 के करीब या इससे कम तादाद बताई जाती है, उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहां हैं। हुकूमत ने उनको ढूंढने के लिए भी अभी तक कुछ नहीं किया। वैसे हुकूमत के सामने एक शर्त रखनी चाहिए थी कि हमारे ये लापता अफराद फौरी तौर पर बाजियाब किए जाए और हमारे हवाले किए जाए, बल्कि लिस्ट हुकूमत को देनी चाहिए थी। अब नाज़रीन, मामला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जल्द अज जल्द ये मामला हल करना चाहती है, क्योंकि देखिए जो बाइडन के जाने के बाद मामला खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके ओवरसीज पाकिस्तानियों को टोन डाउन किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आलमी सतह के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, या जो सेमिनार्स हो रहे हैं, या जो कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है, पार्लियामेंट्री मीटिंग होने जा रही है 15 तारीख को, ये जितनी भी चीजें आज के दिन में होने जा रही है, ये जितनी भी चीजें चल रही है, इन सबको नीचे लाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोका जाए, उनके मामला को नरम किया जाए। क्योंकि जिस तरफ ओवरसीज पाकिस्तानी चल पड़े हैं, इस रास्ते पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी शख्सियात के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएगी और उनके लिए सख्त नताइज होंगे इन चीजों का। फैसल बाडा ने दावा किया है कि 20 जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा। ये दावा उनका दुरुस्त भी हो सकता है कि निजाम 20 जनवरी तक कुछ भी ना हो, 17 को हो सकता है इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए, मामला फिर आगे बढ़ता रहे, हाई कोर्ट के अंदर चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान के लोगों की फतह होनी है। ये लड़ाई देखें, एक चीज एस्टैब्लिशमेंट को भी समझनी चाहिए, और जितनी जल्दी वो समझेंगे उनके लिए बेहतर है कि जितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी उतना ज्यादा लोगों में शऊर आएगा। जितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी ना, लोग उतना अंदर तक इस सिस्टम को समझने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को समझ आ जाएगी कि एक्चुअली देखिए, फर्ज करें ये लड़ाई 2022 में खत्म हो जाती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते, तो लोग कभी भी इतना कुछ ना जानते एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जितना आप जानते हैं। मैंने एक सर्वे करवाया, उस सर्वे के नतीजे मेरे पास अभी मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैंने सवाल, क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो आप लोगों ने भी उसके जवाब दिए,
लेकिन यहां मैंने जो सवाल किया उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जवाब दिए हैं, हजारों लोगों ने। ये तो इसमें जो जवाब है लोगों के, आप हैरान हो जाएंगे। सवाल मेरा ये था कि आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बहरानों के लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं? तो मैंने दो ऑप्शन दिए थे, एक सियासतदानों को, नंबर दो एस्टेब्लिशमेंट को। 95% पाकिस्तानी कह रहे हैं, हजारों लोगों में से, कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान जिन बहरानों में घिरा हुआ है आज, या जो पाकिस्तान के हालात हैं इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। सियासतदानों का, यानी नवाज शरीफ कितने गैर मकबूल है, जरदारी कितने गैर मकबूल है, मरियम नवाज कितनी गैर मकबूल है, हालांकि ये लोग बदतरीन अपनी मकबूलियत के निचले लेवल पे चले गए हैं, इसके बावजूद 95। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इमरान रियाज खान का जो आज का जो व्लॉग था वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यकीनन आपको हमारे ये वीडियो, हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।